नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। यूपी पीसीएस 2022 के लिए हमारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पॉलिटी की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो आपका सबसे अगर प्रायोरिटी तय करनी हो कि आपके पास कम समय है और आप उतने कम समय में इम्पोर्टेंट चैप्टरों को ही अधिक बार रिवाइज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाए, तो आपको सबसे पहले करना ये चाहिए कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है संघीय विधायिका, ठीक है, जिसमें से आपके पास दूसरा इम्पोर्टेंट है संघीय कार्यपालिका, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आयोग चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, इन चैप्टरों से वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अगर हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो 3 नंबर पर हमारा उद्देश्य, विशेषताएं और नागरिकता है। चौथे नंबर पर हम लोग अगर बात करें तो भारतीय न्यायपालिका को हम लोग चौथे नंबर पर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप जो है अपने पढ़ाई के लिए प्रायोरिटी तय कर लेते हैं कि हमको जो प्रथम किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या जो भी कुछ है, तो इनके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, जिससे कि हम अगर उन 5 से 6 चैप्टरों को ज़्यादा पढ़ें, बाकी आप पूरे साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सारा तैयार होगा, मुझे ये भी पता है। लेकिन अगर आपको अंतिम समय में ये कहा जाए कि अब सिर्फ 1 दिन का समय है, या कह सकते हो कि हमारे पास कम से कम समय है, तो आपको जो है इस फार्मूले को ज़रूर अपनाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा पैरेटो प्रिंसिपल है, यानी कि 80-20 का, क्या है, 80:20 का जो पैरेटो प्रिंसिपल है, तो आपको केवल 20% चैप्टर से आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी तय कर लीजिए चाहिए। तो पॉलिटी में आपको अगर सबसे ज़्यादा वो करना है तो आप संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका, भारतीय न्यायपालिका और उसके बाद उद्देशिका, विशेषताएं या नागरिकताएं, इसी तरह से भारत का संवैधानिक विकास, मूल अधिकार, इस तरह से आप इनको चैप्टर को प्रायोरिटी तय कर लीजिए और उसके अनुसार अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी और आप जो है अच्छे से कर सकेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कृषि के लिए, क्योंकि आजकल जो है हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर हमें फसलों उत्पादन, यानी फसल के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पहले देखने चाहिए, चैप्टर को पहले रिवाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से फिर कृषि अर्थशास्त्र या मृदा संसाधन, पशु और फसल रोग, ग्रामीण विकास योजनाएं, कृषि शिक्षा, पशुपालन व दुग्ध और विविध, इस तरह से करके आप जो है अपनी प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। यही काम हम लोग जो है
एनवायरनमेंट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा आज ये समझ लीजिए यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, एनवायरनमेंट हमारा सबसे अधिक बर्निंग टॉपिक हो चुका है, क्योंकि लगातार पर्यावरण की समस्याएं और एनवायरनमेंट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आपको इस पर भी बहुत ध्यान देना है। तो अब एनवायरनमेंट में अगर कोई ये कहे कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ों पर ध्यान देना है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस अनुसार से हमने जो है यूपी पीसीएस में कई बार 3 बार प्री निकाला हुआ है, तो उसमें ये होगा कि आपको सबसे पहले जैव विविधता पर अपना फोकस करना चाहिए, और फिर दूसरे नंबर पर पर्यावरण प्रदूषण, फिर उसके बाद आपको पारिस्थितिकी तंत्र। इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए अपना, अगर आप एक मान के चल लीजिए कि अगर आपने ये 3 चैप्टर भी तैयार कर लिए, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण या पारिस्थितिकी तंत्र, तो क्या होगा कि आपके जो एनवायरनमेंट से सवाल आने वाले हैं, तो उसका लगभग 70 से 80% सवाल आप जो है यहीं से सॉल्व कर पाएंगे, इन्हीं 3 चैप्टरों से। ठीक है, कितने सवाल कर पाएंगे? अगर जो भी मान लीजिए कि ये 15-10 सवाल आ रहे हैं, तो उसके 7-8 सवाल आप आराम से जो है इन 3 चैप्टरों को पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इस समय बर्निंग टॉपिक या कह सकते हो कि जो सबसे टॉप संभावना वाला चैप्टर है, तो वो है मुद्रा और बैंकिंग। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आपका मानव समावेशी विकास या राजकोषीय एवं लोक वित्त और विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। तो इस तरह से आप अगर इस तरह से प्रायोरिटी तय करेंगे, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन 4 से 5 चैप्टरों को पढ़ने के बाद ही कम से कम उसके 75% तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यानी इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसका 75% आप जो है इस रणनीति के साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैरेटो प्रिंसिपल है कि उसमें 20% मेहनत के साथ आप जो है 80% रिजल्ट को पा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ही एक रिसर्च किया हुआ है। इसके सामने ये अभी तक के क्वेश्चन आए हुए संभावनाओं के आधार पर हम लोगों ने ये जो है किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसके साथ ही अगर हम लोग खेल की बात करें, तो खेल को भी हम लोग काफ़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हर साल कम से कम 2 से 3-4 सवाल खेल के आ जाते हैं, दिवस पूछे जाते हैं, उनकी थीम पूछी जाती है, इसी तरह से पुरस्कार और सम्मान पूछा जाता है। अब अगर हम इसी तरह से साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका जंतु शारीरिकी कार्यकी एवं उसकी व्याधियाँ हैं। यानी कि जो आपके रोग, आपके जो है शरीर का तंत्र हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो हमारे मानव शरीर के तंत्र हैं, ये जैसे कि कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, ये तंत्र, ठीक है, उस पोषण तंत्र, इस तरह से जो हमारे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर कवर करोगे पहले प्रायोरिटी के अनुसार आप, इसी तरह से आप जो है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग पर करोगे, आनुवांशिकी पर करोगे, तो आपको जंतु जगत है, पादप जगत है, तो ऐसे क्या होगा, प्रायोरिटी आपको तय करनी कि जैसे आपको मान लीजिए कि बायो पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आप सबसे पहले जो है आप जंतु शारीरिकी और कार्यकी एवं व्याधियों पर पहले फोकस करेंगे। फिर आप जो है आप किसी और पे, जैसे कि मान लीजिए पादप जगत पे कर सकते हैं या आनुवांशिकी पे कर सकते हैं, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग पर कर सकते हैं। तो अगर ये देखिए, अगर यही दोनों चैप्टर ले लिया जाए, तो निश्चित रूप से आपको 60% क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएंगे, यूपी पीसीएस का ट्रेंड है कि लगातार साइंस के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 20 से 25 क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए आपका 60% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, तो आराम से ये मान के आप चलिए कि आपको 12 से 15 सवाल आप आराम से केवल 2 चैप्टरों के पढ़ने पर ही कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम इसी तरह से भौतिकी यानी कि फ़िज़िक्स की बात करें, तो फिज़िक्स में भी यही है
कि आपको सामान्य विज्ञान का परिचय ज़रूर होना चाहिए। जैसे दूसरे नंबर पर आपकी प्रायोरिटी में यांत्रिकी, या फिर जैसे कि ये है ऊष्मा से संबंधित चीज़ें हैं, यांत्रिकी से संबंधित चीज़ें, तो इनको आप जो है तरंग गति और ध्वनि की जो है वायु को तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, ध्वनि की होती है। इसी तरह से विद्युत और चुंबकत्व को आप जो है अपनी प्रायोरिटी में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अगर इस तरह से चैप्टर को ध्यान में रख के रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्वेश्चन को जो है सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि लास्ट में अगर मान लीजिए किसी चैप्टर को आपको छोड़ना भी पड़ जाता है समय के अभाव में, तो आपको इससे जो है आसानी रहेगी। इसी तरह से हम लोग अगर केमिस्ट्री में बात करें तो जो अकार्बनिक रसायन है, ठीक है, उससे जो है क्वेश्चन बनने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन। इस तरह से आप जो है आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए कि हमको किस सब्जेक्ट में, पहले किस सब्जेक्ट को और किस सब्जेक्ट में फिर हमें किस चैप्टर को फोकस पे रखना है, कि हमारा अगर कम समय में अधिक से अधिक तैयारी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, क्योंकि सारा खेल नंबरों का है। जितना अधिक आप जो है नंबर लाएंगे जीएस के पेपर में उतना ही अच्छा रहता है। इसी तरह से अगर हम लोग जो है भारत का भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है, लगातार ट्रेंड में बना हुआ है, तो वो है आपका खनिज संसाधन। फिर इसके बाद परिवहन से संबंधित चीज़ें हैं, और नदियों के अपवाह तंत्र हो गए, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय। अब देखिए आप जो है अगर ये केवल ऊपर के 4 से 5 चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि ये केवल 5 चैप्टर आपने अगर कर लिए तो निश्चित रूप से आपके जो है 80% क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना हो गई, ठीक है। तो यही जो है आपको करना है कि आप कम पढ़ाई में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग जो है विश्व के भूगोल की बात करते हैं तो विश्व भूगोल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको खगोलिकी में देना चाहिए। यूपी पीसीएस का ये ट्रेंड रहा है, लगातार खगोलिकी में 2 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। अगर विश्व भूगोल के आपको 10 सवाल हैं तो उसमें 2 से सवाल 3 आपको जो है खगोलिकी के पूछे जाएंगे। इसी तरह से आप देख लीजिए, प्रायोरिटी तय कर लीजिए अपना कि हमको खगोलिकी पढ़ना है, फिर भौतिक भूगोल, फिर वायुमंडल और फिर आर्थिक भूगोल पे। इस तरह से आप अपना क्रम डिसाइड कर लीजिए और इसी के अनुसार आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यहीं पर हम लोग अगर बात करें जनसंख्या की तो भारत की जनगणना से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए आप, ये लगातार अभी तक का ट्रेंड रहा कि 148 सवाल केवल भारत की जनगणना से पूछे गए हैं, और नगरीकरण से केवल 71, और जनगणना, विश्व की जनगणना से 55। इस तरह से आप जो है अगर इसको केवल तैयार कर लेते इस चैप्टर को, तो आप देखेंगे कि आपको 50% यानी कि 50% जनगणना से संबंधित सवाल आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, और आप जो है आगे नंबर कूटने में, यानी नंबर को ज़्यादा लाने में, गेन करने में आपको सक्षम हो सकेंगे। इसी तरह से अब अगर हम बात करें इतिहास की, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो लगातार ट्रेंड में वो रहता है वो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में टॉपिक रहते हैं लगातार, वो रहता है स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि 1857 के बाद का जो समय है और वहाँ से लेकर आज़ादी तक के समय के लिए क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। आप देख लीजिए कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ जो है 709 क्वेश्चन अभी तक जो है केवल स्वतंत्रता संघर्ष से पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देना है क्रोनोलॉजी पे। क्रोनोलॉजी मतलब कि आप जो है ये तय करें, देखें कि आप कहाँ से कहाँ तक जो है उनकी कि कब एक दूसरे के इवेंट रिलेट करने की कोशिश करें, और उनके डेट याद करने की कोशिश करें कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। इसी तरह से आप और भी तय कर सकते हैं कि जैसे नवीन राज्यों का उदय, या फिर ब्रिटिश शासन की विरासत क्या थी हमारे यहाँ, फिर आप यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है देखिएगा कि निश्चित रूप से अगर ये आप 4 चैप्टर तैयार कर लें तो आपको यहाँ पर भी इस 80% क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही आपको मध्यकालीन भारत में इसी तरह से करना है कि मध्यकालीन भारत में
दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो मुग़ल काल और एक दूसरा सल्तनत काल। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुग़ल काल है। मुग़ल काल में ही भी आपको अकबर को ज़्यादा ध्यान देना है, फिर उनके जो है जो प्रशासन है, उनका पतन है कैसे हुआ, इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य। और अगर सल्तनत काल की बात करें तो आप देखिए सल्तनत काल में जो है आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, लोधी वंश, इस तरह से देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये जो है आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं आपको इसलिए क्योंकि ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है और जिससे मैंने जो है 3 बार यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ाम पास किया हुआ है। तो मैं ये जो है चीज़ें आपको अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसीलिए ये रिटन में जो है लिखा हुआ है, ये हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में भी आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है गुप्त काल, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है, ठीक है। अगर इनको ही आप शामिल कर लेंगे, ठीक है, तो आप पाषाण काल हो गया, मौर्य काल हो गया। देखिए आप लगातार देख लीजिए कि यहाँ तक अगर आप इतने चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ से भी आप कम से कम 80% सवाल सॉल्व कर सकेंगे। और यही तो आपको चाहिए कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हों और आपको पढ़ाई कम करनी पड़े। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हम लगातार आपको अपने वीडियो में बताते रहेंगे किस तरह पढ़ना है, जो हमने स्वयं की रिसर्च की है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी एसडीएम या डिप्टी एसपी, आरटीओ बन सकें और अपने परिवार सबका नाम रोशन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद सभी का।